नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं चाल तथा वेग को। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था दूरी तथा विस्थापन को। दूरी और विस्थापन को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अब शुरुआत करते हैं चाल की। और चाल में सबसे पहले बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल की बात करें तो सबसे पहले औसत चाल की परिभाषा देख लेते हैं कि किसी कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। फॉर्मूला लिखें तो अपन कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर में कुल तय दूरी बटा लगा कुल समय, यानी डी बटा डेल्टा टी। तो औसत चाल क्या हो गया कि तय की गई कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा समय, ये आपका औसत चाल होगा। औसत का मीनिंग अपन समझे तो अपन कह सकते हैं कि औसत जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक समय अंतराल की बात होगी। और अपने यहाँ पे कह रहे हैं कि तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगे समय अंतराल का अनुपात जो होगा वो ही आपका औसत चाल होगा। तो औसत शब्द जिसके आगे जुड़ेगा तो वहाँ पे अंतराल की बात होगी। तो यहाँ पे सूत्र तो याद हो गया होगा कि औसत चाल बराबर में कुल तय की गई दूरी बटा लगा समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। अब बढ़ते हैं चाल या ताक्षणिक चाल की तरफ। तो चाल या ताक्षणिक चाल का मतलब समझे तो अपन कह सकते हैं किसी क्षण पे, यानी ऐसे कह दें कि t बराबर 2 सेकंड पर चाल बताइए, तो ये अपन कह सकते हैं किसी क्षण पे है, जिसको अपन ताक्षणिक चाल या फिर सीधा चाल भी बोल देते हैं। औसत चाल और ताक्षणिक चाल में यही एक अंतर है कि औसत चाल एक समय अंतराल के अंदर परिभाषित होती है, जबकि चाल जो होगी या फिर ताक्षणिक चाल होगी वो किसी क्षण पे होगी। यानी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो कह देगा कि t बराबर 2 सेकंड पर कण की चाल बताइए, तो अपन समझ जाएंगे ये ताक्षणिक चाल है। और ताक्षणिक चाल का जो सूत्र है वो क्या कहता है, देखिए समय के साथ, यहाँ पे परिभाषा लिख रखिए, समय के साथ तय दूरी में परिवर्तन की दर, समय के साथ तय दूरी में परिवर्तन की दर आपकी चाल कहलाती है। यदि अपन औसत को v एवरेज से दर्शाते हैं तो इसको v लिखूँ तो अपन कह सकते हैं कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन, तो अपन कह सकते हैं d बटा dt। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, दूरी, यानी समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर आपकी चाल होगी। दूरी को अपन किसी दूसरे सिंबल से भी दर्शा सकते हैं, ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैं दूरी को x से दर्शाऊँ तो मैं कह सकता हूँ dx बटा dt, यानी दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर आपकी चाल या ताक्षणिक चाल होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा ना आपको। अब देखिए विमा की बात करें, चाल की विमा जो होती है वो LT-1 होती है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, मात्रक भी जानते हैं। चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पे दूरी, यहाँ पे समय, तो मीटर बटा सेकंड। और यदि सीधी से मैं पूछे तो सेंटीमीटर बटा सेकंड। ये मैं मानता हूँ कि आपको अच्छे से आता होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अब देखिए एक बात और देखें, कह रहा है कि गतिमान कण के लिए चाल कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये कैसे हो गया, अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो औसत चाल अपने परिभाषित की उसमें ऊपर दूरी है और नीचे कुल समय। भैया अपन कह सकते हैं दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती और समय भी कभी ऋणात्मक नहीं होता। इस वजह से जो चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और यदि कण गति कर रहा है तो दूरी का मान कुछ न कुछ आएगा, तो चाल कभी शून्य भी नहीं हो सकती। तो गतिमान कण के लिए चाल कभी शून्य भी नहीं होगी और ऋणात्मक भी नहीं होगी, ये सदैव धनात्मक होगी। ये पॉइंट अच्छा है। अपन कह सकते हैं जिस तरीके से दूरी धनात्मक होती है उसी तरीके से जो चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। और वाहन के स्पीडोमीटर ताक्षणिक चाल नापते हैं। जैसे अपन जानते हैं जो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर एक मीटर होता है ना, जिसमें एक सुई लगी रहती है, जिसके ऊपर चाल भी लिखी होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन कह सकते हैं जो सुई जिस क्षण पर जहाँ पर होगी वहाँ की चाल बता देगी। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो ताक्षणिक चाल को बताता है। अपन ने जिस समय पे उस मीटर पे नज़र डाली तो उस नज़र में अपन ने जहाँ पर इस सुई को देखा वो चाल उसकी ताक्षणिक चाल होगी। तो समझ में आया। औसत चाल क्या होगा, कुल तय की गई दूरी बटा लगा कुल समय। चाल या ताक्षणिक चाल क्या होगी, किसी क्षण पे चाल। ठीक है, मात्रक भी देख लिया मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, और विमा भी देख लिया LT-1। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, सदैव धनात्मक होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाहन के स्पीडोमीटर जो होते हैं वो आपकी ताक्षणिक चाल का मापन करते हैं। बड़ा आसान सा सेगमेंट था जो अपन ने अच्छे से देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए औसत चाल और औसत वेग में अब अंतर देखेंगे। तो अब अपन परिभाषित कर रहे हैं वेग के अंदर औसत वेग। तो भाई औसत चाल क्या था, औसत चाल था कुल तय की गई दूरी बटा लगा समय। लेकिन यहाँ पे कुल तय किया गया विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे समय अंतराल का अनुपात ही आपका औसत वेग होगा। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ औसत वेग, तो आप कह सकते हैं औसत वेग, यहाँ पे कह सकते हैं विस्थापन,
विस्थापन को अपन कह सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर बटा में डेल्टा टी। तो आप कह सकते हैं तय विस्थापन बटा लगा समय है आपका औसत वेग होगा। तो वहाँ पे दूरी थी लेकिन यहाँ पे विस्थापन है। और औसत वेग एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन बटा, और विस्थापन अपन जानते हैं कि खुद सदिश है तो ये भी सदिश होगी, और औसत वेग की दिशा विस्थापन सदिश के अनुदिश होगी। तो बात समझ में आ गई। तय किया गया कुल विस्थापन बटा लगा समय, ये आपका होगा औसत वेग, और औसत वेग की दिशा आपकी विस्थापन सदिश के अनुदिश होगी। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर फाइनल वेक्टर माइनस में आर इनिशियल वेक्टर बटा में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये आगे काम आएगा, उस टाइम पे इसको अपन देख लेंगे। अब चलते हैं वेग या ताक्षणिक वेग पे। वेग या ताक्षणिक वेग की बात करें तो कह सकते हैं कि स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर या फिर विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। ये देखिए, अपन कह सकते हैं कि जो वेग होता है स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ताक्षणिक वेग है वो वी वेक्टर होगा वी वेक्टर बराबर में डी आर बटा डी टी होगा। तो ये इसका सूत्र हो गया। यदि अपन x के अनुदिश गति कर रहे हैं तो इस केस में अपन v वेक्टर को सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, v वेक्टर बराबर में dx बटा dt, और dx बटा dt यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं, बट वेक्टर लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक v में गति के अंदर अपन कह सकते हैं कि x एक ही रेखा के अनुदिश है, तो बहुत सी बार अपन इसको v बराबर dx बटा dt भी लिख देंगे। ये बातें आपको समझ में आई। तो अपन कह सकते हैं कि विस्थापन की दर आपका वेग कहलाता है, और अपन को देखना है कि जो वेग है या ताक्षणिक वेग है उसकी दिशा कैसे आएगी। जैसे ऊपर देखा है कि औसत वेग की दिशा कैसे आएगी, तो आपने कहा विस्थापन के अनुदिश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले वेग या ताक्षणिक वेग की दिशा कैसे आएगी, तो आप कहेंगे वेग या ताक्षणिक वेग की दिशा उस क्षण पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई कण इस तरीके से गति कर रहा है और वो कण इस जगह पे है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस तरीके से कण आगे जाने की चाहत है, तो इस पे अपन कहेंगे कि इस पे खींची गई जो स्पर्श रेखा की दिशा है वो ये आपके वी वेक्टर की दिशा है। आपसे कोई यहाँ पे पूछ ले कि यहाँ पे क्या होगी वेग की दिशा, तो इस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा ही इसके वेग की दिशा होगी। तो बड़ा आसान है, औसत वेग की दिशा विस्थापन के अनुदिश, जबकि वेग या ताक्षणिक वेग की दिशा किसी भी बिंदु पर यानी उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। यह समझ में आ गया आसान से। ये थ्योरेटिकल पॉइंट थे जो अपन ने अच्छे से देखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अंतर देख लेते हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट अपन कह रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश है, वेग सदिश है। अपन जानते हैं कि चाल को परिभाषित करने के लिए परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए ये अदिश है, जबकि वेग के पास दिशा होती है तो ये सदिश है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अभी देखा था कि चाल बराबर क्या होता है, यानी औसत चाल कुल दूरी बटा लगा समय होता है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी तो चाल भी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, जबकि वेग में विस्थापन आता है, इस वजह से ऋणात्मक धनात्मक और शून्य हो सकती है। आगे वाले पॉइंट को देखें, दिए गए समय अंतराल में औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। ये कैसे हो गया? ये अपन पहले पढ़ के आए थे कि दूरी जो होती है उसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे ज़्यादा ही होता है। अपने ये अच्छे से देखा था कि जो दूरी का मान है वो विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे ज़्यादा होता है, कम तो कभी नहीं होता। बराबर कब होगा? तो अपन कह सकते हैं एक कण सरल रेखा के अनुदिश गतिशील रहे और नहीं मुड़े, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन अच्छे से बता सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं दूरी से कौन परिभाषित होता है? दूरी से परिभाषित होता है आपका औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल। और विस्थापन के परिमाण से परिभाषित होता है आपका औसत वेग। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं औसत वेग का परिमाण। तो ये वाला स्टेटमेंट यही से लिया गया है। जिस तरीके से अपन दूरी और विस्थापन में संबंध बताते हैं उसी तरीके से औसत चाल का मान भी औसत वेग के परिमाण से ज़्यादा होगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चौथा पॉइंट कह रहा है कि औसत वेग की दिशा हमेशा विस्थापन के अनुदिश होती है, अभी अपन ने देखा था। लेकिन ताक्षणिक वेग की दिशा उस पथ के स्पर्श रेखीय होती है, ये भी अच्छे से देख लिया। आखिरी वाला पॉइंट अपन और अच्छे से देख लेते हैं। किसी भी प्रकार के मार्ग पर ताक्षणिक चाल, किसी भी प्रकार के मार्ग पे ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का परिमाण सदैव समान होता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अपन कह सकते हैं कि मान लो इस तरीके से हो तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विस्थापन है, यहाँ से कोई कण चले और यहाँ पहुँच जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि दूरी और विस्थापन बराबर नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से औसत वेग और औसत चाल यानी औसत वेग का परिमाण और औसत चाल यहाँ पे बराबर नहीं होने वाली है। कारण क्या है? विस्थापन और दूरी बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे औसत की बात नहीं करेगी, ध्यान से पढ़िएगा। औसत वाला तो पहले ही लिख दिया। अब कह रहा है कि ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का परिमाण सदैव बराबर होता है। देखिए पथ कैसा ही हो, लेकिन आप ताक्षणिक मतलब एक क्षण की बात करते हैं तो एक क्षण का जो अंतराल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इतना सा होता है।
और आप कह सकते हैं कि उस क्षण में आप पथ देखेंगे तो पथ क्या होगा, आपका सरल रेखा होगा। कैसा होगा, पथ आपका सरल रेखा होगा। और उस क्षण पे चाल तो नियत है, तो आप कह सकते हैं उस क्षण पे चाल नियत है, पथ सरल रेखा है, तो वेग नियत हो गया ना, वेग भी तो नियत हो गया। तो उस क्षण पे अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से। तो इस मौके पे बात करें तो इस मौके पे अपन कह सकते हैं कि दूरी बराबर में क्या होगा, विस्थापन का परिमाण, और दूरी और विस्थापन का परिमाण इसमें बराबर होगा तो आप कह सकते हैं ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का परिमाण बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि किसी क्षण पे वेग का परिमाण और चाल बराबर होती है। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, मैंने कोशिश करी है। किसी क्षण पे जो अंतराल होता है वो बहुत ही कम हो गया, इस वजह से आपको वहाँ पे वो मोड़ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मोड़ की वजह से अपन कह सकते हैं इस तरीके से ये मोड़ होने की वजह से दूरी और विस्थापन बराबर नहीं थे। लेकिन यहाँ पे ये मोड़ बहुत ही अल्प होने की वजह से अपन कह सकते हैं सरल रेखा बनेगी। और कोई कण सरल रेखा में चले तो दूरी और विस्थापन बराबर होने की वजह से वहाँ पे ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का परिमाण बराबर होगा। ये याद रखिए अच्छे से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके सारे के सारे कवर हो गए। अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या डाउट आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन अपन करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट रह ही जाता है, क्योंकि कई बार अपन कोशिश करते हैं समझाने की, फिर भी बच्चा उस चीज़ को जैसे वो खुद चाहता है वैसे हम उसको नहीं समझा पाते। तो आप उसको बताने से पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन करेंगे। स्टार्टिंग में ये लेक्चर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इतने गहराई से इसको क्यों समझाया जा रहा है। आगे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए अपन थ्योरी को यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपन एक समान वेग क्या होता है। देखिए नाम से पता लग रहा है कि एक समान वेग वो होगा जिसमें वेग समान हो, और वेग समान तब होगा जब अपन वेग के पास कितनी चीज़ें होती हैं, तो आप कहोगे वेग के पास दो चीज़ें होती हैं। वेग के पास एक उसका परिमाण होता है और एक उसकी दिशा होती है। यदि आपको वेग को नियत करना है तो आपको परिमाण भी नियत करना पड़ेगा और दिशा भी नियत करनी पड़ेगी। यही आपकी परिभाषा कह रही है कि जब कण के वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलती नहीं है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। और ऐसा तभी संभव है जब कण एक सरल रेखा में बिना दिशा परिवर्तित किए हुए गति करे, और वो भी किससे, नियत चाल से। सरल रेखा में नियत चाल से गति करे। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट अधूरा है कि जब कण एक सरल रेखा में बिना दिशा परिवर्तित किए हुए नियत चाल से गति करें तो उसका वेग भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे नियत चाल लिख देता हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सरल रेखा में नियत चाल के साथ ये चलता रहेगा तो अपन कह सकते हैं कि उसमें परिमाण भी बराबर रहा और दिशा भी बराबर सेम रही, तो उस तरीके से एक समान वेग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए असमान या परिवर्ती वेग। भैया वेग परिवर्तित होने के कितने कारण हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वेग परिवर्तित होने के कारण कौन से है। आपका परिमाण क्या हो जाए, परिमाण आपका चेंज हो जाए। परिमाण क्या हो जाए, चेंज हो जाए। परिमाण चेंज कैसे हो सकता है, और दिशा क्या रहे, सेम रहे। ऐसा हो सकता है, देखिए कौन सा एग्जाम्पल, एक नंबर एग्जाम्पल की बात करूँ। कोई भी कण है वो ऐसे सरल रेखा के अनुदिश चल रहा है और यहाँ पे उसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर बाद उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड होगी, तो आप कह सकते हैं दिशा नियत है। परिमाण बदलने से वेग तो बदल गया। दूसरा कह रहा है कि परिमाण बदले, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है दिशा बदले, तो अपन कह सकते हैं 2 नंबर अपन कहें कि एक समान वर्ताकार गति। आप जानते होंगे एक समान वर्ताकार गति उसको कहते हैं, एक समान वर्ताकार गति उसको कहते हैं जिसमें चाल नियत रहे। तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अपन कह सकते हैं दिशा बदल रही है। तो इस केस में अपन कह रहे हैं कि दिशा क्या हो, चेंज हो जाए। दिशा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बट लेकिन परिमाण जो है वो आपका नियत रहे। परिमाण क्या है आपका, सेम रहे। तो इस केस में भी अपन कह सकते हैं वेग तो बदल ही जाता है, किसके कारण, दिशा के कारण। और तीसरा केस ले रहे हैं कि जिसमें वेग भी बदले, दिशा भी बदले और परिमाण भी बदले। तो परिमाण भी बदल गया और दिशा भी बदल गई। ऐसा केस कौन सा होगा, तो अपन कह सकते हैं असमान वर्ताकार गति होगी जिसके अंदर चाल पहले 10 थी तो अब कितने हो गई, 20 हो गई। यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैंने क्या कहा कि एक समान वेग है। एक समान वेग का सीधा सा मतलब है, याद रखिए, एक समान वेग का मतलब होगा कण का वेग नियत रहे। वेग नियत तभी रह सकता है जब उसका परिमाण और उसकी दिशा दोनों नियत रहे। असमान या परिवर्ती वेग क्या होगा, तो सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो वेग का परिमाण और दिशा में से कोई एक बदल जाए तो भी वेग चेंज हो गया, और दोनों बदल जाए तो चेंज होना ही होना है। ये आपका परिवर्ती वेग हो गया। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो ये थ्योरी आसान सी है, अच्छे से समझेंगे तो ज़रूर समझ में आपको आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब अपने को क्या करना है कि औसत चाल की गणना करनी है। ये वाला भाग थोड़ा सा यहाँ पे अपन देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं, तो इसको अपन थोड़ा अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। जो औसत चाल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 प्रकार से आते हैं। पहला प्रकार देखिए, समय औसत चाल है। नाम है, इसमें कोई ज़्यादा आपको लेना देना है नहीं। कह रहे हैं कि जब कोई कण भिन्न भिन्न समय अंतरालों में
यहाँ पे जो आपका समय अंतराल है वो भिन्न भिन्न है। पहला समय अंतराल T1 है, दूसरा T2 है, तीसरा T3 है। इनमें भिन्न भिन्न चाल है, V1, V2, V3 से चलता है। तो यात्रा के संपूर्ण समय हेतु इसकी औसत चाल आपको बतानी है। औसत चाल क्या है बतानी है, यानी कैलकुलेट करना है। भाई औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल का सूत्र होता है कुल तय की गई दूरी बटा लगा समय। मैं कह सकता हूँ कुल तय की गई दूरी पहले समय अंतराल में D1 है, दूसरे में D2 है, तीसरे में D3 है और लगे समय अंतराल T1, T2, T3 है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D आपको दिया नहीं है। D आपको गिवन नहीं है, यानी दिया नहीं है, गिवन नहीं है यानी दिया नहीं है। तो ये दिया ही नहीं है तो D को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हटाने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला? तो अपन कह सकते हैं भाई क्या होता था, चाल बराबर में दूरी बटा समय, चाल बराबर में दूरी बटा समय। तो यहाँ पे ये सूत्र अपन लगा सकते हैं क्योंकि एक समय अंतराल के दौरान चाल क्या है? नियत है। तो अपन कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर बोलिए आप, तो दूरी बराबर आपका हो गया चाल गुणा समय, चाल गुणा समय ये लगा सकते हैं। तो यही मैंने लगाया है कि D1, D2 और D3 आपको दिए नहीं है, मैंने माने थे क्योंकि सूत्र कह रहा था कि औसत चाल क्या होगी? कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो अपन ने कहा कि पहले दूरी D1, दूसरी D2, D3 और लगे समय T1, T2, T3 है। अब अपन कहेंगे D1 नहीं है तो D1 कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर में चाल गुणा समय। तो पहली चाल V1, समय T1, ये दूरी V2, T2 और V3, T3। इस तरीके से आ गया, समझ में आया ये? तो इस तरीके से आ गया। यदि अपन यहाँ पे कह दें कि यदि क्या हो जाए, यहाँ पे जो समय अंतराल हैं वो T1 बराबर T2 और बराबर में ऐसे हो, दो के लिए मैं बात करूँ कि T1 और T2 बराबर हो, तो आप कह सकते हैं इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको अपन आगे कर लेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे तो आपको वहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूंगा। एक बार यहाँ पे अपन इसको रहने देते हैं। समझ में आया ना ये कैसे करना होता है? ठीक है। इसी तरीके से दूसरा टाइप होता है जिसके अंदर लैंग्वेज ये रहती है कि जब कोई कण भिन्न भिन्न दूरियाँ, पिछली बार क्या था? भिन्न भिन्न समय था, इस बार भिन्न भिन्न दूरियाँ D1, D2 और D3 आपका V1, V2, V3 चाल से तय करता है। ठीक है। इस बार मैं कह रहा हूँ कि समय अंतराल आपको नहीं दिया गया है। इस बार क्या दिया गया है? इस बार आपको दिया है कि जब कोई कण भिन्न भिन्न दूरियाँ D1, D2, D3 में क्रम से V1, V2 से चाल से चलता है तो संपूर्ण दूरी है तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसमें कह सकते हैं V एवरेज बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल लगा समय। ये तो फॉर्मूला वही है कि D1 प्लस D2 प्लस D3 और बटा T1 प्लस T2 प्लस T3। 3 के लिए अध्ययन करें या कितने के लिए भी हो सकता है। ठीक है। इस बार दूरी दी गई है, क्वेश्चन में दूरी दी गई है लेकिन समय नहीं दिया है। तो समय का अपन कैसे याद करेंगे? तो अभी लिखा था सूत्र कि चाल बराबर में बड़े आराम से लिख सकते हो कि चाल बराबर में दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। तो आपको क्या लिखना है? समय। तो समय की गणना करते टाइम आप कह सकते हैं कि दूरी बटे चाल भी लिखा जा सकता है, दूरी बटे चाल भी लिखा जा सकता है। तो बड़ी आसान सी बात है, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो देखिए ऊपर क्या है? तय की गई कुल दूरी, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 और समय को मेरे को हटाना है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने क्या करा? T1 की जगह लिख दिया दूरी D1 और उसकी चाल V1, दूरी D2 और ये चाल V2, D3 और V3। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा कि चल क्या रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत देर होगी। मैंने यहाँ पे केवल और केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन के प्रकार होंगे दो। क्वेश्चन के प्रकार होंगे दो। कौन कौन से? पहला प्रकार देखिए, आपको भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न चालों से दूरियां तय करनी है, फिर उसके बाद औसत चाल बतानी है, पहला टाइप। दूसरा होगा भिन्न भिन्न दूरियों में भिन्न भिन्न चालों से चलना है। पिछली बार समय भिन्न था, इस बार दूरी भिन्न है। ठीक है। पहले भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चालें, इस भिन्न भिन्न दूरियों में भिन्न भिन्न चाल है। ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो मैं आगे न्यूमेरिकल में इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है। ये मेरी गारंटी है। आप इसको कंटिन्यू अच्छे से देखते रहें। आगे बढ़ूँ, चलिए देखिए थ्योरी अपन कह सकते हैं कि अपन ने औसत चाल को अच्छे से देखा, ताक्षणिक चाल को भी देख लिया, औसत वेग को भी देख लिया और ताक्षणिक वेग को भी अच्छे से कंप्लीट करा। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। कह रहा है कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव क्या होगा? भाई अपने से पूछा जा रहा है कि ऊपर जो है ना वो औसत वेग है, क्या है? औसत वेग है और औसत वेग का परिमाण है और बटा में अपन कह सकते हैं औसत चाल है, बटा में औसत चाल है। अभी अपन ने देखा था कि जो दूरी जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू विस्थापन के परिमाण होता है। ठीक है। ये रिलेशन जानते हैं अच्छे से। क्या इसी से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे दूरी से संबंधित कौन होता है? आपका औसत चाल होता है। तो औसत चाल का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू औसत वेग के परिमाण के बराबर होगा। औसत वेग जो है उसके परिमाण से इस तरीके से संबंधित होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं औसत चाल ज़्यादा है तो ये वाला मान या तो इसके बराबर हो सकता है, एक ही बार बराबर होगा। जब कोई भी कण सरल रेखा के अनुदिश चले बिना मुड़े तो उस केस में दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में ये एक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में औसत चाल का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो नीचे वाली संख्या ज़्यादा हो, नीचे वाली संख्या ज़्यादा,
ये वाली संख्या ज़्यादा या फिर बराबर होता है, ज़्यादा या बराबर होता है, तो इसका उत्तर जो आएगा वो बराबर आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा होने से आंसर कम आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हों तो इकाई हो सकता है ना, सेम सेम में भाग लगाएं इकाई हो सकता है, लेकिन इकाई से कम। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, अब भी करवाया, तो बड़ा आसान है, आप आराम से इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आगे देखिए, अभी अपन जो सीख रहे थे ना, अब आपको समझ में आएगा। इसको मैं अच्छे से करवा देता हूँ आपको। क्या कह रहा है सुनिए। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में V1 चाल से चलता है और अगले आधे समय में V2 चाल से चलता है। आधे समय की बात करूं तो अपन कुल समय मान लेते हैं T, तो आधे समय हो गया ऐसे। अभी अपन ने देखा था कि जब समय अंतराल भिन्न भिन्न हो तो कुल दूरी बटा लगा कुल समय। तो कुल समय तो मैं लिख दूंगा T1 प्लस T2। कुल दूरी नहीं है तो आप कह सकते हैं इसको ऐसे लिखा था V1 T1 प्लस V2 T2। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कैसे लिखा था। मान रख दीजिए V1 लगा समय T बटा 2, V2 और लगा समय T2 बटा 2 बटा में T बटा 2 प्लस T बटा 2। अपन कह सकते हैं इसको सोल्व करें तो देखो भाई T बटा 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, T बटा 2 कॉमन आके नीचे T हो जाएगा पूरा, तो T से T कट जाएगा। इसका फाइनल उत्तर आएगा V1 प्लस V2 बटा 2। V1 प्लस V2 बटा 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ना, कि कोई भी गण याद रखिए इसको, क्योंकि बहुत सी बार अपन इसको डायरेक्ट यूज भी ले लेते हैं। कैसे याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति प्रथम आधे समय के लिए V1 से और अगले आधे समय के लिए V2 से, एक बार और बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति प्रथम आधे समय के लिए V1 से चले और अगले आधे समय के लिए V2 से चले तो उस गण की औसत चाल होती है V1 प्लस V2 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 2 है, उसमें आधे समय था तो इस वजह से वैसे हो गया। इसमें थोड़ी लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज समझ गए ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी V1 चाल से शेष आधी दूरी V2 चाल से तय करता है तो व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा। भाई अपन कह सकते हैं सीधी रेखा में चल रहा है ना, तो औसत वेग पूछे चाहे औसत चाल पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। अपन यहाँ पे लिखें औसत चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे कुल दूरी बटा कुल लगा समय, कुल दूरी बटा कुल लगा समय। तो यहाँ पे कह सकते हैं कुल दूरी अपनी D1 है, दूसरी D2 है और लगा समय अपन कह सकते हैं T1 प्लस T2 है। T1 प्लस T2 को मैं यहाँ पे कह दूंगा दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल। ये अपन ने अच्छे से पहले देख रखा है। तो आप कह सकते हैं कि आधी दूरी का मतलब D बटा 2, अगली आधी दूरी का मतलब D बटा 2, और यहाँ पे लिखें तो पहली आधी दूरी D बटा 2 बटा V1, D बटा 2 और बटा V2। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो अपन कह सकते हैं D बटा 2 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। नीचे से D बटा 2 कॉमन आ जाएगा और 1 बटा V1 प्लस 1 बटा V2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि V एवरेज आप अच्छे से देख लेना। D से D कट जाएगा और D से D कटने से आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच गया 1 बटा V1 और प्लस में 1 बटा V2। V1 V2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका V2 प्लस V1। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा हो गया। तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने अच्छे से बता दिए कि कोई भी कण प्रथम आधी दूरी V1 से चले, अगली आधी दूरी V2 से चले तो उसका औसत चाल या औसत वेग यदि सरल रेखा में चल रहा है तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा। पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन क्या है, आधे समय के लिए V1 अगले आधे समय के लिए V2, तो आंसर आएगा V1 प्लस V2 बटा 2। समझ में आ रहा है। यदि ऐसे के पहली आधी दूरी V1 से अगली आधी दूरी V2 से, तब उत्तर होगा 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पता होने ही चाहिए, जिससे आने वाले क्वेश्चन में अपनी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अपन अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो याद रह जाएंगे पहले आधे समय के लिए V1 से, अगले आधे समय के लिए V2 से, तो उत्तर क्या आएगा V1 प्लस V2 बटा 2। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे पहली आधी दूरी के लिए V1 अगली आधी दूरी V2, तो 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2। आगे बढ़ूँ, चलो आगे देखते हैं एक सामान्य से क्वेश्चन। इसमें देखो भाई क्या करा है इसने, एक वस्तु 1/3 दूरी V1 से, दूसरी 1/3 V2 से, तीसरी 1/3 V3 के साथ तय करती है, तो औसत वेग बताइए। और अपन कह रहे हैं ये सरल रेखा में, तो सरल रेखा में तो औसत चाल पूछो तो औसत वेग पूछो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन कह सकते हैं यहाँ पे औसत चाल या औसत वेग क्या होगा, सरल रेखा में तय किया गया कुल दूरी और सरल रेखा में बिना मुड़े चले तो तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि तय की गई दूरी पहले में D1 होगी, दूसरे में D2 होगी और तीसरे में D3 होगी। बात करें समय की तो समय होगा T1, लेकिन अपन कह सकते हैं कि समय नहीं चाहिए, अपन समय को दूरी बटे चाल में लिखेंगे। तो पहली दूरी है D1 और चाल है V1।
दूसरी दूरी है d2 और चाल है v2। यहाँ से समय नहीं है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय है। इसी तरीके से दूरी बटे चाल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इनके मान रख दीजिए। 1/3 का मीनिंग क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं कि ये पूरी दूरी कितनी होती, d होती, पूरी दूरी कितनी होती है, d होती है, इसके भाग कर दो 3, तो 1/3 का मतलब होता है d/3, अगला भी d/3 और अगला भी d/3। पहले में कितने से चला, v1 से, दूसरे में कितने से चला, v2 से, और तीसरे में कितने से चला, v3 से। अब इनके मान रखो, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला d/3 और d/3 लिखोगे तो उसका उत्तर आएगा भैया आपका d। लिख लो, लिखना चाहते हो तो d/3 बटा में आप लिख सकते हैं कि पहली दूरी आपकी है d/3 v1, दूसरी दूरी है d/3 और v2, तीसरी दूरी है d/3 v3। ये समझ में आ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ऊपर d/3 सब d हो गए, यहाँ पे कॉमन ले लो दोस्तों, d/3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आप कह सकते हैं 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे एलसीएम आएगा v1 v2 और v3, तो एलसीएम भी ऊपर चला जाएगा v1 v2 और v3। आप एलसीएम v1 v2 और v3 लिया तो यहाँ पे करेंगे तो v1 कट जाएगा तो आएगा v2 और गुणा v3, यहाँ पे v2 चला जाएगा तो आएगा v1 और v3, और यहाँ पे आपका चला जाएगा v3 तो v1 गुणा v2। ऐसा ऑप्शन देखें तो अपन कह सकते हैं 3v1 v2 v3 और नीचे ये दो का कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये वाला इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन का तरीका पुराने वाला ही है, कोई नया नहीं है। फिर भी इसमें डाउट है तो आप एक बार है ना वो बेसिक जो मैंने पढ़ाया था अभी उसको जाके अच्छे से देखें कि कब कौन सा क्या करना है। भैया करना कुछ नहीं है, कुल दूरी बेटा कुल समय करना है, कुल दूरी बेटा कुल समय करना है। तो आपको उस रूप में लिखना है जो रूप आपको दिया गया है। यदि दूरी दी गई तो दूरी में लिख दो, समय दिया हो तो समय में लिख दो। आगे वाला क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उसमें समझ में आपको आ जाना चाहिए। क्या लिखा है, एक व्यक्ति सीधी सड़क के अनुदिश प्रथम t/3 समय के लिए v1 से चलता है और अगले t/3 v2 से चलता है, तो व्यक्ति का माध्य चाल दी जाएगी। माध्य का मतलब औसत ही होता है दोस्तों, माध्य लिखो चाहे औसत लिखो, बात एक ही होती है। अपन यहाँ पे देखें v एवरेज क्या होगा, v एवरेज अपन कहते हैं कुल तय की गई दूरी बटा लगा समय, कुल तय की गई दूरी बटा लगा समय। कितने अंतराल की बात है, 2 की, तो t1 प्लस t2। आप यहाँ पे कुल दूरी लिखना चाहते हैं लेकिन अपने को तो चाल और समय दिया है, तो आप कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो v1 t1 v2 t2। ये अपन अच्छे से देख चुके हैं। अब रख दो मान, तो आप कह सकते हैं पहले में v1 है, समय कितना है t/3, इसमें v2 है, समय कितना है 2t/3। नीचे अपन कह सकते हैं t1 प्लस t2, तो t/3 प्लस 2t/3, ठीक है। आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करो, ऊपर वाले सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो बड़े आराम से अपन इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाला है, तो अपन देख लेते हैं कि इस तरीके से ऑप्शन आपको लेके आने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो कि इसमें आप ऊपर वाले में एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम ले लेते हैं 3, ऊपर वाले में एलसीएम 3 लिया और t कॉमन ले लो, या फिर लिख दो एक बार v1t, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचेगा 2v2 इंटू t बटा में नीचे वाला देखो t/3 प्लस 2t/3 क्या होगा, t होगा। ये अपन कह सकते हैं टी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका फाइनल जो आपको उत्तर दिखाई देगा v1 प्लस में 2v2 और बटा में 3, ऐसा ऑप्शन है क्या, v1 प्लस 2v2 बटा 3, v1 प्लस 2v2 बटा 3, ऐसा ऑप्शन अपने को दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आप कह सकते हैं समय के रूप में था, दूरी के रूप में पिछला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करवाऊँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या डाउट रह जाता है, क्योंकि अपना मकसद यही है कि आपको जो सिखाया जाए वो एकदम अच्छे से आए और आप किसी भी एग्जाम में जाएं उसमें क्वेश्चन को परफेक्ट एकदम अच्छे से करके आएँ। यही अपना मकसद है, इसीलिए अपन थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि एक कार कुल दूरी का 2/5 भाग v1 चाल से शेष 3/5 भाग v2 चाल से पूरा करता है, तो औसत चाल क्या होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूरी को बना लेता हूँ कि पहला जैसे कुल दूरी d है तो उसका 2d/5 भाग आपका जो कण है वो v1 चाल से चल रहा है, और दूसरा 3d/5 भाग आपका v2 से चल रहा है। तो औसत चाल जो होगी v एवरेज जो होगा वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो t1 प्लस t2 कह सकते हैं, t1 प्लस t2 कह सकते हैं, और कुल दूरी आप कह सकते हैं d1 प्लस d2। लेकिन मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट ही लिख लीजिए। चलो एक बार मैं बेसिक से समझाता हूँ, d1 प्लस d2, और ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा लगा कुल समय। लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास दूरियां हैं, तो d1 प्लस d2 लिख लेंगे। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो d1 बटा v1,
और d2 बटा v2। ऐसा आपने स्टार्टिंग में देख लिया था। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो v एवरेज बराबर में कुल दूरियां बताइए। ऊपर वाली दूरी है 2d बटा 5 और यहाँ पे 3d बटा 5, दोनों को जोड़ेंगे तो d हो जाएगा। ऊपर वाला तो सोल्व हो गया। नीचे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए d1 की जगह अपन क्या रखेंगे 2d बटा 5 और बटा में आपका चाल v1। इसी तरीके से 2d बटा यहाँ पे भूल गए अपन 3d बटा 5 बटा v2। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो तो इसको जोड़ेंगे तो d आएगा। यहाँ पे कॉमन ले लो थोड़ा, क्या कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा d बटे 5। d बटे 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आप कह सकते हैं d बटा 5 कॉमन आने से यहाँ पे बचा 2 बटा और यहाँ पे कह सकते हैं अपना v1 और यहाँ पे आपका बच गया 3 बटा v2। ये समझ में आ रहा है आपको भाई। इसमें अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पुराने वाला है, कैलकुलेशन में अटक सकता है कोई भी। तो कैलकुलेशन देखो यहाँ पे क्या करा, ऊपर वाले को जोड़ ही दिया बड़े आराम से d। नीचे वाले में देखो d बटा 5 कॉमन आ गया, बाहर आ गया। अब ये देखो d बटा 5 कॉमन आने से 2 बटा v1 ही तो बचा और यहाँ पे 3 बटा v2 बचा। अब क्या कर लो भाई, d से d कैंसिल आउट कर दिया। 5 ऊपर चला जाएगा, v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, नीचे आ गया v1 v2 एलसीएम आ गया। तो ये क्या बनेगा आपका 2v2 और ये क्या बन जाएगा आपका 3v1, उल्टे हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं 5v1 गुणा v2 बटा में 3v1 प्लस में 2v2। ऐसा कोई ऑप्शन है 5v1 v2 3v1 प्लस 2v2, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यदि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो औसत चाल वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वैरायटी इसमें पाई भी नहीं जाती। ठीक है, समझ में आ रही है ये बातें। आगे बढ़ूँ तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आप और अच्छे से कर लें, फिर आपका क्वेश्चन पूरे के पूरे सही हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक बिंदु आधी दूरी v1 से तय करता है और शेष आधी दूरी, अब देखिए थोड़ा सा लफड़ा है इसमें। अपन ऐसा करते हैं कि इसको बना लेते हैं कि कोई भी कण है वो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इतनी सी दूरी चला, इसकी आधी दूरी अपन कह सकते हैं ये होती है d बटा 2। ये d बटा 2 दूरी है, कितने चाल से चला है v0 से। आगे लैंग्वेज बदल गई इसकी। शेष बची आधी दूरी, यानी ये वाली आधी दूरी जो d बटा 2 बची थी, ये आधी दूरी आधे समय के लिए इसके अब 2 टुकड़े हो रहे हैं। कितने टुकड़े हो रहे हैं, इस भाग के अब 2 टुकड़े नहीं हो रहे, समय के 2 टुकड़े हो रहे हैं। कि इसमें क्या बोला है इसने, आधे समय के लिए t बटा 2 समय के लिए और यहाँ पे t बटा 2 समय, आधे समय के लिए। कह रहे हैं कि आधे समय के लिए v1 से, शेष आधे के लिए v2 से चलता है, तो संपूर्ण गति के दौरान औसत चाल क्या होगा या औसत वेग क्या होगा, क्योंकि सरल लिखा गया नदी से। मेरे को लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन अपना कौन सा है, पहले आधे समय v1 अगले आधे समय v2 से चले तो उसका जो औसत वेग होता है वो क्या होगा। देखें तो पहले अपन क्या करते हैं, इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं अलग से। तो इधर वाले को जब अपन सोल्व करें ना, इतने से भाग को तो अपन कह सकते हैं पहले आधे समय v1 अगले आधे समय v2, तो इसका जो औसत आएगा वो आएगा v1 प्लस v2 बटा 2। अब अपना क्वेश्चन जो है वो ऐसे बन गया, कैसे, अब देखो अब थोड़ा अच्छा लगेगा कि पहली आधी दूरी जो d बटा 2 है और दूसरी आधी दूरी वो d बटा 2 है। पहले तो वो v0 से चला, इसमें अपन कह सकते हैं औसत आ गया v1 प्लस v2 बटा 2। अब मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन बन गया अपना आगे वाला कि पहली आधी दूरी इससे अगली आधी दूरी इससे, तो औसत क्या होगा उसका, v एवरेज बताइए। उसका उत्तर होता था 2 गुणा पहली चाल गुणा में दूसरी चाल v1 प्लस v2 बटा में 2। यही तो होता था 2 v1 v2 बटा में पहली चाल प्लस में दूसरी चाल। ये याद आएगा तुमको, अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। थोड़ा पीछे चलते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ तो सही। तो कहाँ किया था ऐसा, ये रहा देखो। प्रथम आधी दूरी v1 से, शेष आधी दूरी v2 से चले तो उसका उत्तर है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आया। और आधे समय वाला यह रहा जिसमें v1 प्लस v2 बटा 2 है। ये मैंने दोनों लागू किए हैं किसमें, इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या किया, इधर वाले भाग में अपन क्या कर रहे हैं, इधर वाले भाग में अपन कह रहे हैं कि पहले आधे समय अगले आधे समय, तो इसका उत्तर हो गया v1 प्लस v2 बटा 2। अब ये आधी दूरी v0 से अगली आधी दूरी v1 प्लस v2 बटा 2 से, अपने यहाँ पे सूत्र लगा दिया 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, पहली प्लस दूसरी। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर वाला 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, v0 गुणा में v1 प्लस v2 और बटा में अपन यहाँ पे लिखने जाएं तो कह सकते हैं भाई ये देखिए ये 2 एलसीएम आके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे ये 2 v0 गुणा हो गया प्लस में v1 प्लस v2। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है,
तो ये 2v0 v1 प्लस v2 2v0 v1 प्लस v2 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि औसत चाल की गणना जो है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत फिर भी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप मैसेज कर दें, जिसके थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश अच्छे से कर लें। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अब टाइप चेंज कर लिया अपन ने कि भाई इसमें भी अपने क्वेश्चन और प्रकार के भी आते हैं। तो इसमें जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो आधा चक्कर लगाने के बाद में कण के द्वारा तय विस्थापन, तय दूरी और औसत वेग बताइए। पहले वाले 2 क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। कैसे करना है देखो ध्यान से। ये वाला आपकी वर्ताकार गति होगी और कह रहे हैं कि 1 मीटर पर सेकंड चाल से चल रहा है। आधा चक्कर का मतलब देखो, यहाँ से चल के और यहाँ पे आया, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो रास्ता कौन सा लिया? रास्ता तो ये था। कण का विस्थापन, देखिए कण का विस्थापन बोले तो ये त्रिज्या r है, तो ये त्रिज्या भी r है, तो कण का विस्थापन हो गया r प्लस r यानी 2r। और आप कह सकते हैं त्रिज्या का मान 1 मीटर है, तो उत्तर आ गया इसका 2 मीटर। ये तो काफ़ी आसान था। तय की गई दूरी, तो अपन कह सकते हैं तय की गई दूरी तो ये होगी, तो ये अपन कह सकते हैं परिधि की आधी। तो परिधि की आधी बोल दो, चाहे आप कह सकते हैं थीटा गुणा r। तय क्या होता है? थीटा गुणा r भी होता है। थीटा कितना चला? 180, जिसको पाई लिख सकते हैं, और गुणा r। तो आप कह सकते हैं पाई और r का मान कितना हो गया आपका 1, तो ये आ गया पाई मीटर। समझ में आ गया? अब आपको बताना है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग का सूत्र होता है औसत वेग बराबर विस्थापन बटा विस्थापन को तय करने में लगा समय। विस्थापन बटा विस्थापन को तय करने में लगा समय। तो विस्थापन अपन कह सकते हैं पाई। विस्थापन क्या है? पाई। लेकिन समय की थोड़ी सी अरे विस्थापन पाई नहीं भाई, क्या कर रहे हो? ऐसे गलत नहीं करना है। विस्थापन पाई नहीं है, गलती हुई यहाँ पे, थोड़ा सा इसको सुधारो और इसको अपन यहाँ से हटाते हैं। पाई नहीं है विस्थापन। विस्थापन कितना है बोलो? विस्थापन तो आप कहोगे 2 है ना, 2 है, तो विस्थापन 2। लगा समय बताइए। लगा समय बराबर अपन कह सकते हैं कौन सा सूत्र लगा दें? समय बराबर में दूरी बटे चाल। समय बराबर में दूरी बटे चाल। कितनी दूरी तय करी? अपन कह सकते हैं इसमें दूरी तय करी इसने पाई, और लगा समय कितना है? लगा समय नहीं, दूरी बटे चाल। चाल कितने लिखूं? 1। समझ गए? चाल कहाँ से आई भाई? ये रही ना, तो दूरी बटे चाल, तो उत्तर आ गया इसका विस्थापन 2 आ गया ना। औसत वेग चाहिए तो विस्थापन बटा लगा समय। विस्थापन कितना आ गया? 2, और लगा समय कितना आ गया? पाई, तो उत्तर आ गया 2 बटा पाई मीटर प्रति सेकंड। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? कोई डाउट है तो अपन कह सकते हैं कि अर्धवर्ताकार गति में अपन ने कण का विस्थापन कितना कहा? व्यास के बराबर, तय दूरी परिधि की आधी, औसत वेग विस्थापन बटा लगा समय। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर नियत चाल v से गतिशील है। जब यह 60 डिग्री कोण पर गति कर चुका है तो ज्ञात कीजिए कण का विस्थापन क्या होगा और औसत वेग क्या होगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि इसमें वृत्ताकार गति कैसे हुई है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक इस तरीके से वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? और अपन कह रहे हैं यहाँ पे जो कोण बना है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो प्रारंभ में अपन यहाँ पे कह रहे हैं, बाद में यहाँ पे 60 डिग्री का कोण अपन बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका थीटा। मैंने आपको बताया था कि वर्ताकार गति में जो विस्थापन होता है उसका सूत्र होता है 2r साइन थीटा बटा 2। 2r साइन थीटा बटा 2। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2r साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री बटा 2। तो उत्तर आ गया इसका 2r साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हो 1 बटा 2, तो उत्तर आया r। तो विस्थापन कितना आ गया इसका? r आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया विस्थापन आपका। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है औसत वेग। तो औसत वेग आपका क्या होता है? विस्थापन। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटा लगा समय। विस्थापन बटा लगा समय। तो बताइए विस्थापन क्या है? विस्थापन तो आपका r है। लगा समय समझ में नहीं आ रहा कि लगा समय कैसे निकालें, यानी समय की गणना कैसे करें। तो अपन देखते हैं कि समय की गणना इस तरीके से की जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों को। समय बराबर देखिए क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब कईयों को दिक्कत आएगी दूरी क्या होगी? तो दूरी तो ये चाप की लंबाई होगी, और चाप की लंबाई अपन जानते हैं कि चाप बराबर में क्या होता है? जानते हैं अपन चाप बराबर में थीटा गुणा r होता है। तो थीटा कितना है? 60 मत लिख देना आप, 60 डिग्री हो, पाई में पाई बटा 3 लिख सकते हैं, और गुणा r। तो अपन कह सकते हैं दूरी कितनी है? दूरी होगी आपकी पाई बटे 3 गुणा r, और चाल आपकी है v। तो ये हो गया आपका समय।
तो इसमें रखते हैं, ये क्या है लगा समय, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी चाप की लंबाई थीटा गुणा आर, तो पाई बटा 3 गुणा आर बटा वी। इसका मान यहाँ पे रख रहा हूँ मैं पाई बटे 3 वी और आर। क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई आर बटा 3v। तो पाई आर बटा 3v, आर से आर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 3v बटा पाई इसका उत्तर आ गया, क्या आया 3v बटा पाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। हाँ तो दोस्तों औसत चाल का एक न्यूमेरिकल अपन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कण पूर्व दिशा में 2 सेकंड तक 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, फिर 8 सेकंड तक उत्तर दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो आपको बताना है कि कण की औसत चाल क्या होगी। देखिए आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, एक औसत चाल का और एक औसत वेग का। तो सबसे पहले मैं औसत वेग की बात करता हूँ, औसत चाल की बात कर लेते हैं, अपने से पूछा है उसी की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि औसत जो चाल होती है, औसत चाल जो होती है वो क्या होता है, तय की गई दूरी बटा लगा समय, तय की गई दूरी बटा लगा समय। अब अपने को देखना है कि दूरी कितनी है और लगा समय कितना है। तो जैसे जैसे इसने बोला है ना वैसे वैसे इसको बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए पूर्व दिशा में चलिए, पूर्व दिशा में अपन कह सकते हैं इस तरीके से चला, इतना से दूर चला होगा, ये दूरी कितनी होगी अभी पता करेंगे। फिर कहाँ चला होगा, उत्तर दिशा में, तो अपन मान लेते हैं कि उत्तर दिशा में ऐसे चला होगा, ठीक है। तो ये आपका पूर्व दिशा में हो गया, ये आपका उत्तर दिशा में हो गया। सोचना ही क्या क्या है, चाल यहाँ पे दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड, लगा समय आपको दे रखा है 2 सेकंड। इसी तरीके से यहाँ पे आपको चाल दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड और लगा समय दे रखा है 8 सेकंड। अपन कह सकते हैं जो दूरी है, दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो 15 गुणा 2, तो आप कह सकते हैं दूरी तय करी इसने 30 मीटर। इसी तरीके से यहाँ पे दूरी देखें d2, तो चाल गुणा समय, तो 5 गुणा 8 यानी 40 मीटर। तो यहाँ पे दूरी कितनी चली 30 मीटर, यहाँ पे दूरी कितनी चली 40 मीटर। तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी 30 प्लस यहाँ पे कह सकते हैं 40, ये तो हो गई कुल दूरी। लगा समय कितना होगा, पहले 2 सेकंड और बाद में 8 सेकंड। तो उत्तर आ गया इसका आपका 17/10। तो आप कह सकते हैं कि औसत चाल आएगी 7 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो हो गया तीसरा। लेकिन आपसे ऐसे पूछ लेता कि औसत वेग बताइए, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। औसत वेग क्या होता, विस्थापन बटा समय। औसत वेग क्या होता, विस्थापन बटा समय। देखिए समय तो वही होगा, कितने सेकंड, 8 + 2 यानी 10 सेकंड। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आप 2 तरीके से कह सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, तो ये वाली दूरी आप कह सकते हैं विस्थापन होगा। और ये विस्थापन ये कितना होगा, ये 30 है और ये 40 है, तो आप कह सकते हैं पाइथागोरस से ये 30 का होल स्क्वायर और ये आपका 40 का होल स्क्वायर। 30 का होल स्क्वायर 900 होगा, इसका होल स्क्वायर 1600 होगा, ये 2500 होगा और 2500 का उत्तर आ जाएगा 50 मीटर। तो आप कह सकते हैं विस्थापन आ गया 50 मीटर। यदि यहाँ पे औसत वेग पूछता तो उसका उत्तर आता 5 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका उत्तर आता 5 मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने औसत चाल भी बता दी, औसत वेग भी आपको बता दिया। तो इस तरीके से अपन ने औसत वेग और औसत चाल को अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और उसके साथ साथ अपन ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग के बारे में भी अध्ययन किया। बाकी जो क्वेश्चन होंगे अवकलन या समाकलन पर आधारित, उनका अध्ययन अपन आगे के लेक्चर में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, और रफ नोटबुक में ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप लगा लीजिए। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।